नमस्ते। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए इसके कारणों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका भारत पर शासन करने के तरीके पर क्या असर पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग विद्रोह करते क्यों हैं? क्या ये अचानक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्रोह की आग, आप कह सकते हैं, सालों के असंतोष से धीरे धीरे सुलगती है और इसकी वजह अक्सर काफी उलझी हुई होती है। तो 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़की हुई आग नहीं थी। ये तो पिछले 100 सालों का गुस्सा था, जो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से ही जमा हो रहा था। सोचिए, एक बारूद का ढेर जो पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनैतिक वजहों से। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बहुत आक्रामक थी। वो एक के बाद एक भारतीय राज्यों पर कब्जा करते जा रहे थे। इससे भारतीय शासकों की ताकत, उनका सम्मान, सब कुछ छिन रहा था और जाहिर है उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इसका एक बड़ा उदाहरण था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। ये एक बहुत ही चालाकी भरी नीति थी। इसके तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेते थे। सतारा, झांसी, नागपुर, कई बड़े बड़े राज्य इसी नीति का शिकार हुए। ये भारतीय शासकों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था और इसने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा शक पैदा कर दिया। राजनीतिक कब्जे के साथ साथ आर्थिक लूट भी चल रही थी। अंग्रेजों की नीतियां कुछ ऐसी थीं कि भारत का पैसा और संसाधन सब इंग्लैंड जा रहा था। यहाँ के जो पुराने उद्योग धंधे थे उन्हें जानबूझकर तबाह किया गया ताकि भारत सिर्फ ब्रिटिश सामान का बाजार बनकर रह जाए। अब देखिए ये कैसे हुआ। उन्होंने जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए कि किसानों की कमर ही टूट गई। जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे उनका काम धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ गरीबी फैल गई। किसान, कारीगर, यहाँ तक कि छोटे जमींदार भी सब परेशान थे। लेकिन बात सिर्फ जमीन और पैसे तक ही सीमित नहीं थी। लोगों के मन में एक और गहरा डर बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म और रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, सब कुछ खतरे में नजर आ रहा था। और इसकी वजह भी थी, जैसे ईसाई मिशनरियों का प्रचार या मंदिरों मस्जिदों की जमीन पर टैक्स लगाना। यहाँ तक कि कुछ अच्छे सुधार जैसे सती प्रथा को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना, इन्हें भी लोगों ने अपने धर्म और समाज में दखलंदाजी की तरह देखा। उन्हें लगा कि ये उनकी जीवन शैली पर सीधा हमला है। तो अब तक हमने शासकों, किसानों और आम लोगों की बात की, लेकिन एक और समूह था जिसमें गुस्सा उबल रहा था। और ये वो समूह था जो इस पूरे विद्रोह की रीढ़ बनने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी ही सेना के भारतीय सिपाही। सिपाहियों की नाराजगी की कई वजहें थीं। पहली, उनके साथ वेतन और प्रमोशन में साफ साफ भेदभाव होता था। दूसरा, उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा भत्ते के घर से हजारों मील दूर लड़ने भेज दिया जाता था। पर शायद सबसे बड़ी चोट थी 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस कानून ने कहा कि सिपाहियों को समुद्र पार भी जाकर लड़ना पड़ेगा। अब देखिए, उस समय कई ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना मतलब अपना धर्म और जाति भ्रष्ट करना था। ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो देखिए, माहौल पूरी तरह से तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही, सामाजिक और धार्मिक बेचैनी और अब सेना के अंदर भी बगावत के सुर। जैसा मैंने कहा था, बारूद का ढेर तैयार था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस सबको भड़का दे। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। इसके साथ ही एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और सबसे बड़ी बात ये कि राइफल में गोली भरने के लिए कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए सीधी सीधी उनके धर्म पर चोट थी। इसीलिए जब सिपाहियों ने बगावत की तो ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं था। जैसा कि उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा भी था, हमने अपने धर्म और अपनी आस्था की रक्षा के लिए हाथ मिलाया है। ये उनके लिए एक धर्म युद्ध बन गया था। खैर, विद्रोह को तो अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस एक घटना ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी।
अंग्रेज समझ गए थे कि अब पहले की तरह शासन नहीं चल सकता, और इसके बाद जो बदलाव हुए उन्होंने भारत पर राज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सबसे पहला और बड़ा नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कानून सीधे ब्रिटिश संसद ने पास किया और इसने भारत में एक नए दौर की शुरुआत की। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो भारत पर राज कर रही थी उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। अब भारत पर सीधा लंदन से शासन होना था। इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यहाँ के गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल मिला, वाइसरॉय, जो सीधे क्राउन का नुमाइंदा होता था। और हाँ, वो राज्यों को हड़पने वाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को भी खत्म कर दिया गया। विद्रोह से अंग्रेजों ने एक और बड़ा सबक सीखा था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारतीय सैनिक एक हो गए तो वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सेना को इस तरह से बदला जाए कि दोबारा ऐसी बगावत की हिम्मत ही ना हो। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ा दी गई। जैसे बंगाल आर्मी में जहां पहले 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज होता था, अब वहां हर 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक तैनात कर दिया गया। और जो तोपखाने जैसे जरूरी हिस्से थे वो तो पूरी तरह से यूरोपियंस के कंट्रोल में दे दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भर्ती का तरीका भी बदला और इसके लिए एक नया सिद्धांत बनाया, मार्शल रेस थ्योरी। ये एक अजीब सा आइडिया था जिसके हिसाब से कुछ खास जातियों और समुदायों के लोग ही लड़ाकू होते हैं और बाकी नहीं। और इस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया फूट डालो और राज करो के लिए। जिन समुदायों के सिपाहियों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे अवध के लोग, उन्हें नॉन मार्शल यानी गैर लड़ाकू बोलकर सेना से बाहर कर दिया गया। और जिन समुदायों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे गोरखा, सिख, पठान, उन्हें मार्शल रेस का तमगा देकर ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया गया। ये भारतीय समाज को आपस में बांटने की एक सोची समझी चाल थी। तो कुल मिलाकर विद्रोह के बाद की ब्रिटिश नीतियां कैसी थी? उनका सिर्फ एक मकसद था, भारत पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लो कि 1857 जैसी घटना दोबारा कभी ना हो। भारतीय रजवाड़ों को लेकर भी उनकी नीति बदल गई। जैसा कि उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारतीय राजकुमारों ने तूफान में ब्रेकवाटर की तरह काम किया, मतलब उन्होंने विद्रोह को रोकने में मदद की। तो अब जिन राजाओं ने वफादारी दिखाई थी उन्हें इनाम दिए गए, उनके राज्यों को सुरक्षा की गारंटी दी गई ताकि वो भविष्य में किसी भी विद्रोह के खिलाफ एक ढाल का काम करें। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंग्रेजों ने 1857 के बाद ये जो फूट डालो और राज करो की नीतियां अपनाईं, जैसे कि मार्शल रेस थ्योरी, इनका असर बहुत लंबा चला। तो क्या आज भी 19वीं सदी की ये नीतियां हमारे समाज और हमारी राजनीति को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।